दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय आज अपनी जो ग्रुप डिस्कशन की कड़ी है उसी में अगली कड़ी लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म से जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में पीछे देख सकते हैं, बौद्ध धर्म में जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हुए उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ और मुझे ज़्यादा जीएस की जानकारी नहीं है। आज डिस्कशन यही लोग करेंगे, इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और देखो, ये हमारी जो पहल है, जो शिक्षित आजमगढ़ चैनल के अंतर्गत जो हमने पहल किया है, उस पहल का ग्रुप डिस्कशन का एक ही मोटिव है कि जो लड़के यहाँ पे हैं वो पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को सामने किसी के रख नहीं पाते हैं। तो उसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए हम सभी लोग जो है इस पे काम किया जा रहा है। और जहाँ तक उम्मीद है, जैसे मैं भी क्या था कि पहले मैं भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे बोलना सीखा हूँ। तो वैसे ही अगर आप बोलना सीख लेंगे तो पढ़ना आराम से सीख लेंगे। और इससे क्या होगा कि इन लोगों का जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो लड़का जैसे आप नॉर्मल अगर पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, जैसे मैं बात करूं, अगर आप नॉर्मल किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उतना कंसंट्रेट होकर आदमी नहीं पढ़ता है। जैसे मैं अगर जब पढ़ रहा था तब उतना कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ता था जितना कंसंट्रेट होकर मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, क्योंकि वो डर है कि मैं 4 लोगों के सामने जाऊंगा तो उन लोगों के सामने डिलीवर करूंगा, और डिलीवर करूंगा तो कहीं गलत डिलीवर ना हो जाए। उसके चक्कर में मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ता है और बहुत ही बारीक बारीक चीजें मुझे जानकारी, जब मैं पढ़ रहा था उससे ज्यादा जानकारी मुझे अब पढ़ाते समय मिल रहा है। तो वही पहल आप लोगों के लिए भी किया जा रहा है कि आप लोग डर के मारे पढ़ेंगे, डर की वजह से पढ़ेंगे, जिससे आपका जो है बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इसी तरह जो कड़ी है जोड़ती चली जाएगी, जीएस से रिलेटेड, फिर इथिक्स से रिलेटेड, आईएएस पीसीएस के यहाँ पे जो है ग्रुप डिस्कशन होगा, टीम बनी हुई है। धीरे धीरे चीजें आपको सामने डिलीवर किया जाएगा। और मैं आज बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन बने हुए बौद्ध धर्म से, वही मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप लोग एक चीज समझिएगा, जैसे कि इन बच्चों में से कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो आप लोग उस चीज को एकदम इग्नोर करिए। बस इतना उन लोगों में ये सीखिए कि वो बोले हैं, कुछ तो बोले हैं, पहले से अच्छा बोले हैं। तो इन्हीं लोगों को आप देखिएगा, आज जो बोलेंगे कल उससे बेटर बोलेंगे, परसों उससे बेटर बोलेंगे, और यही बच्चे सिलेक्शन लेके फिर खड़े होके बोलेंगे कि सिलेक्शन हुआ कहां से है। ठीक है, चलिए मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो सभी लोगों से क्वेश्चन मैं, सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? यस सर, ठीक है। चलिए, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो मुझे पता नहीं है कि उसका उत्तर होगा क्या। आप लोग उत्तर बताएंगे, मुझे थोड़ा बहुत जो पता है मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग उसका आंसर बताइएगा। जिसको भी पता होगा वो बताएगा उसके बारे में, ठीक है। मैं एक एक करके पूछूंगा भी क्या क्या उसका आपका आंसर होगा। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आपका एम क्या है, आप कहाँ तक ग्रेजुएशन किए हैं, पढ़ाई क्या किए हैं, और आपको कैसा लगता है इस संस्थान से जुड़कर। थोड़ा सा संस्थान की भी बढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाई उड़ाई कर दिया करिए, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए मैं पूछता हूं पहला क्वेश्चन। जैसा कि बौद्ध धर्म मैं पूछूं कि एक धर्म है, जैसे हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मेरी नॉलेज में सभी धर्म वैसे ही बौद्ध धर्म होता है। और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपको जो पूछते हैं उसमें मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। उसके बारे में अगर पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, कौन बताएगा? क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, सही बताया इन्होंने, गौतम बुद्ध। अच्छा ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी या बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए स्थापना का क्या है ना कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए होंगे, वो गृह त्याग किए होंगे, ऐसे ही कुछ था रहा होगा, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया होगा। तो वो तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, यही पूछा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बताइए किसको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए रिया जी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहले रिया जी आप अपने बारे में बताइएगा कुछ, फिर उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था उसके बारे में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए पहले अपने बारे में बताइए रिया जी, और आपका एम क्या है, कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन आप कर रही हैं उसके बारे में बताइए। कोई बात नहीं, आप एकदम बेझिझक बताइए, ठीक है। आप बस यहाँ सीखने के लिए आए, बोलने के लिए आए हैं, तो एकदम ये मत सोचिए कि आप कैमरे हम तक कैमरे पे हैं। नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल मुझसे बात करती हैं, अदर अपने दोस्तों से बात करती हैं, वैसे ही आप यहाँ भी बात कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए।
Good afternoon, sir, and my dear friends. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself is Riya Yadav. I belong to Sarfudinpur, Sadar Azamgarh. I study I study graduation from M.A. Memorial Girls Degree College, सरस्वतीपुरम, कोलबास बहादुर, आजमगढ़। ठीक, बताइए आप जो है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व। हाँ। ठीक, बहुत 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 अच्छा आपने बोला, प्रयास आपका बहुत अच्छा था। चलिए मैं बात करूं कि ईसा पूर्व इन्होंने बोला है, तो ईसा पूर्व क्या होता है? कोई बताएगा इसमें ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? बताइए आकाश जी, आप ईसा पूर्व क्या होता है? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आकाश है और मैंने ग्रेजुएशन अपना डीएवी पीजी कॉलेज से किया है और मास्टर भी मैंने वहीं से अपना किया है। जैसा कि सर ने पूछा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो रिया जी ने बताया गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। तो सर ईसा पूर्व जो होता है ये ईसा मसीह प्रभु के जन्म से लिया जाता है, उसके पहले से लिया जाता है। तो बेसिकली सर वही है। बहुत बढ़िया इनका जवाब था। और जैसे मैं बात करूं अगर गौतम बुद्ध की, कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए हैं, तो कुछ तो कारण रहा होगा कि स्थापना क्यों किए। जैसे एक नॉर्मल इंसान मैं ही हूँ, गौतम बुद्ध नाम मेरा हुआ, मैंने बौद्ध धर्म बना दिया। धर्म एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो क्या उनको कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी? तो किसी को पता है कहीं से प्रेरणा मिली है? कहाँ से प्रेरणा मिली है? क्या हुआ था? उन्होंने गृहत्याग किया था, क्यों किया था? जो क्वेश्चन बनता है वो तभी पूछेंगे हम कि गृहत्याग क्यों किया था, कब किया था। हाँ, कुछ पता है? दीपक बताएंगे क्या? लीजिए दीपक बताइए। एक राजा थे, तो एक महर्षि आए थे गौतम बुद्ध के घर। तो उन्होंने बताया था राजा जी से कि आपका लड़का बहुत बड़ा संत बनेगा। तो राजा जी अपने बेटे को नहीं चाह रहे थे कि ये साधु सन्यासी बने, तो उसको जैसे सांसारिक दुखों से बहुत दूर रखते थे, सांसारिक समाज से बहुत दूर रखते थे। तो एक दिन वो अपने सारथी के साथ गौतम बुद्ध घर से निकले, तो रास्ते में देख रहे हैं तो एक वृद्ध आदमी डंडा के सहारे चल रहा है। तो उससे पूछे सारथी से कि सारथी ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति है। तो बोले क्या हम भी कभी बुढ़ा हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ये युवराज जी आप भी बुढ़े हो जाएंगे। तो फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो देखे एक वृद्ध आदमी सैया पे लेटा हुआ है। तो उससे पूछे तो ये बोले कि ये बीमार व्यक्ति है। फिर आगे बढ़े तो फिर देखें कि शव यात्रा जा रही है। तो उससे पूछे कि ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि आदमी है ये, अब इसकी डेथ हो चुकी है। तो बोले क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? उनका हाँ सर, जो भी आया जो भी पैदा हुआ एक दिन मर जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो देखे एक आदमी साधना कर रहा। तो उससे पूछे ये क्या कर रहा? तो कहे ये भगवान की स्तुति कर रहा है और मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो वो बोले कि ये तो सबसे सुखी दिख रहा हमको। तो उन्होंने उससे प्रेरित होकर गृहत्याग किया और पूजा पाठ ये सब करने लगे। मतलब किसी न किसी से उसको प्रेरणा मिली थी। और जैसा कि आपने बहुत सही बताया, इतना मैं भी बचपन में सुना हूँ और पढ़ा भी, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ जीएस के बारे में, उतना ही पढ़ा हूँ जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और मेरी जो जीएस की टीम है बहुत ही जोरदार टीम है, वो लोग जीएस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आज उपलब्ध ना होने के कारण मैं बस बैठ गया हूँ कि ये लोग अपने से डिस्कशन करें। तो आप लोग उसमें एकदम डरा मत करिए, एकदम मत डरिए कि गलत बोल देंगे सही बोल देंगे। गलत तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, ठीक है। और आपस में ही डिस्कशन करना है, आपस में ही आप लोग डिस्कशन करिए। उसमें एकदम किसी से डरने न लजाने न शर्माने वाली बात है। आप तो इतना कदम उठा रहे हैं, इतना बहुत है, इतना कर रहे हैं हम लोग, बहुत है उतना, ठीक है। चलिए मैं बात करूं अगर कि क्वेश्चन की बात करूं, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन गौतम बुद्ध के। तो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, लैपटॉप में है, मैं बोल दे रहा हूं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बताइए, आप बताइए क्या होगा? गृहत्याग। गृहत्याग मतलब क्या होता है? घर को त्याग करके चले गए। जैसे कि घर को त्याग देना, गृहत्याग, उसी को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर गौतम बुद्ध की माँ
किस वंश से संबंधित थी? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए आप किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश। कोलीय वंश, मतलब वंश उस समय था कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सर कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो वर्तमान समय में नेपाल में है। अच्छा, नेपाल में। जैसा कि मैं नेपाल गया था लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी, वहाँ पे लुम्बिनी था। लुम्बिनी आपका नेपाल में है, तो बहुत ही सुंदर जगह है। मैं जा नहीं पाया, अगली बार जब भी नेपाल जाऊंगा तो वहाँ जरूर जाऊंगा। और जैसा कि आपने बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, उसके बारे में आप बताइए। कुशीनगर में। कुशीनगर में। अच्छा, ये महापरिनिर्वाण क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है? सर निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, और जब वो अपना गृह त्याग करके जब गए थे सन्यासी जीवन में, तो उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसके बाद उनको महापरिनिर्वाण वही मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु के पश्चात जो अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही बताया है। ये आपका महापरिनिर्वाण निर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, और मैं आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान किस राज्य में हुआ था? निब्बान लिखा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये किस राज्य में हुआ, बताइए आकाश जी। सर मल्ल मल 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 मल्ल की मल्लो? मल मल्ल, मल्ल आपका राज्य है। ठीक है, मल्ल राज्य में उसका उनका जो है महापरिनिब्बान हुआ था। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ये भी आपका पूछा हुआ। गणतंत्र मतलब क्या होता है? राज्य। गणतंत्र मतलब क्या होता है? राज्य होता है। किसके राज्य में हुआ था? तो भाई जहां, जैसा कि पीछे आपने बताया है कि मल्ल है, मुझको जहां तक उम्मीद तो वही होगा। बताइए आपका क्या है? मल्लों के राज्य। अच्छा, मल्लों के राज्य में जो है उनका महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये मंदिर होता है, महापरिनिर्वाण मंदिर है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, उसके बारे में आप बताइए। कुशीनगर में स्थित है। अच्छा, कुशीनगर कहाँ स्थित है? नेपाल में? अच्छा, उत्तर प्रदेश में है। अरे भाई मुझे नहीं पता, देखो जैसे मैं नहीं शर्मा रहा हूँ, आपको भी नहीं शर्माना है। ठीक है, जो नहीं आता नहीं आता, सीखने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं अगली बात करूँ। अगर अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? अच्छा, ये शिक्षा दीक्षा वाला भी क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अपनी पहले शिक्षा किसको दी थी? बताइए, बुद्ध ने पहला शिक्षा किसको दिया था? पहले प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये पूछा है सारनाथ ने। सारनाथ पूछा उपदेश कहाँ दिए थे? पहले सारनाथ ने दिए थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। चलिए मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमें आना है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, आप बताइए। वैशाली में। वैशाली में। मैं पूछूंगा वैशाली में कहाँ है, तो किसी को पता है? बिहार में। चलिए आप सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो बिहार होगा। ठीक है, बिहार होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसके बारे में आप बताइए, किस स्थान पर? सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। भाई सेम क्वेश्चन यही कि महात्मा बुद्ध ने दिया था और किसने दिया था, दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए। ठीक है, अलग-अलग तरीके से आए हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा इसमें कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? इसके बारे में श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में कहां पे? उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि बुद्ध कौशाम्बी किसने राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉमन देना चाहिए, कॉमन एरिया इसमें। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए आप, बताइए। उदय के राज्यकाल में आए थे। ठीक है, बुद्ध जो है कौशाम्बी उदय के राज्यकाल में आए। करूं कि ये ठीक है, और क्या चीटिंग ना हो तो कैसे काम चले। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगर बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अगर मैं बात करूं कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगीत समिति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दीपक जी आप। महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी। और फिर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सप्तवर्णी गुफा स्थित कहां पर है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सप्तवर्णी गुफा कहां पे स्थित है, आप बताइए। राजगृह में। राजगृह में स्थित है। राजगृह कहां पे है, किसी को पता है? राजगृह कहां पे स्थित है, बताइए। अच्छा ठीक है, याद नहीं आ रहा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, राजगृह कहाँ स्थित है। लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, शायद बिहार में। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बोलूँ क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो बताइए आप, किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी सर। अच्छा, कनिष्क के शासनकाल में जो हुई चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति हुई थी। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं कि द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का
आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बताइए आकाश जी, आप बताइए। सर बेसिकली वैशाली में ही। वैशाली में हुआ था, ठीक है। और मैं तृतीय की बात करूं, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पे हुआ था बताइए आप? पाटलिपुत्र हुआ। अच्छा, पाटलिपुत्र में हुआ था, बहुत बढ़िया। आप लोग मैंने आप लोग को टॉपिक दिया था, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग उसका बहुत ही बखूबी से अध्ययन किए हैं। और नहीं, सही बात है, बहुत बढ़िया है कि बिना देख के आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों का तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ही बस देख रहा हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके काल में हुआ था? रिया जी आप बताइए, प्रथम बौद्ध संघ समिति का आयोजन किसके काल में हुआ था? सर आजाद शत्रु काल में। अजात शत्रु के काल में हुआ था। सब जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, सब क्वेश्चन आए हुए हैं और आप लोगों का मुझे लगता है कि वो प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कभी भी आएंगे भविष्य में तो प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था बताइए। काला शोक ने किया था सर। काला शोक ने किया था, काला शोक ने किया था, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात बता पूछूं तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है बताइए। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। कोई मुझे ये बताएगा कि बौद्ध धर्म में कितने पिटक होते हैं? त्रिपिटक तो मैं बता ही दिया हूँ, कौन कौन से होते हैं कोई बताएगा इसमें? बताओगे? चलो बताइए। बुद्ध धम्म और संघ। मतलब बौद्ध पिटक, हाँ बताइए। बिना पिटक। जिसको गलत लगे, देखो डिस्कशन का मतलब यही है, जैसे इन्होंने बताया बुद्ध धम्म और संघ, अगर इसमें आपको गलत लगे तो आप उसमें बोलिए कि क्या ये गलत बोले हैं, बताइए क्या इन्होंने गलत बोला है, उसके बारे में आप बताइए। चलिए बताइए आप क्या क्या है त्रिपिटक बताइए। बिना पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक। बिना पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। जैसा कि 3 पिटक हैं और तीनों पिटक एक और पिटक दे के दे देगा कि इसमें से कौन से बौद्ध धर्म के पिटक नहीं है, तो आपका छांटने के लिए आएगा। अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में पीछे जो तीनों पिटक हैं उसके बारे में किसी को जानकारी कि बिना पिटक होता क्या है, बौद्ध पिटक होता क्या है, धम्म पिटक होता क्या है? मुझको लग रहा पूछा तो नहीं आज तक, ये IAS PCS लेवल का क्वेश्चन है। बताइए। सर बौद्धों का जो उपदेश है उसको सुत्त पिटक से किया गया है, संबंधित है उससे। अच्छा ठीक है, बिना पिटक के बारे में बताऊं? भिक्षुड़ियों के बारे में बताया गया, उनके आचरण व्यवहार का नियम बताया गया है। अच्छा। और धम्म पिटक क्या है? धम्म पिटक विधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षा दी गई है। अच्छा, दार्शनिक शिक्षा देती है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी रहनी चाहिए क्योंकि पूछ भी देता है कभी कभी, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है 1 लाइनर ना पूछ के डायरेक्ट आपका जो है थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है, तो आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि धम्म पिटक के अंतर्गत क्या क्या है और जो भी आपका था त्रिपिटक में सबके बारे में जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आप लोग गहन अध्ययन करिएगा। मुझे लग रहा है कि गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, IAS PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाइनर क्वेश्चन जितने भी आपके बनते थे उतना आपको जो है जो करवाना था आप लोग सभी लोग कर लिए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो उस डिस्कशन से मुझे तो लगता है कि लाभ मिलता है, तो आप लोग भी जरा बताइए कि इस डिस्कशन से क्या आप लोग को लाभ मिलता है, कैसे आप इसको भविष्य इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और कैसे आप इसको जो है आगे बढ़ने में कारगर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। चलिए आकाश जी बताइए कि ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत जो यहाँ पे हुई है ये कुछ फ़ायदा होता दे रहा है जीवन में? लग रहा है आपको कि क्या फ़ायदा है इससे करने से? ये इतना तो हम आधा घंटा 20 मिनट तैयार कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो अपना इस पढ़ लिए होते। होता है ना कि टाइम बर्बाद हो रहा है, ये तो सोचता है आदमी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है टाइम बर्बाद है? क्या अगर नहीं बर्बाद है तो क्यों नहीं बर्बाद है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है, कि इसके बारे में इसके जो जैसे मेरा क्वेश्चन है ये बताइएगा कि जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं इससे एक तो पहला जो मैं अगर रहता देखता इसको पर्सनली मैं बता रहा हूँ, देखता इसको तो मेरे दिमाग में ये आता कि भैया ये सब क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इससे बढ़िया जो है मैं आधा घंटा में पूरा बौद्ध धर्म पढ़ लेता। तो यही तो मैं सोचूंगा।
अगर नॉर्मल होऊंगा तो ये सोचूंगा कि बौद्ध धर्म को मैं आधा घंटा में पढ़ लूंगा, इतना डिस्कशन से क्या मतलब है। तो ये तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे पॉजिटिव वे में बता सकते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि बौद्ध जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसका और ग्रुप डिस्कशन से क्या रिलेशन है, कैसे हम जो है दोनों को रिलेट करके अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में सभी लोग आंसर अपना सोच लीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। बताइए आकाश जी। सर जैसे कि आपने पूछा कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में, तो सर ये ग्रुप डिस्कशन जब होता है तो सर एक जिम्मेदारी सी हो जाती है कि हाँ खुद को एक्सप्लेन करना अच्छे से। तो एक वैसे घर पे पढ़ते हैं तो फिर चीज़ें ज़्यादा समझ में आए या ना, फिर चलो कोई बात नहीं अगली बार पढ़ लेंगे या दूसरी तीसरी बार। लेकिन नहीं, अगर ग्रुप डिस्कशन है तो सर ये सोचना पड़ता है कि नहीं वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, अच्छे से चीज़ें समझ में आए तो ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, वहाँ पे बताना सर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है। और सर ग्रुप डिस्कशन तो सर ये हमारी संस्था जो दे रही है सर, ये आजमगढ़ में सर एक बहुत ही नया है। आजमगढ़ में शायद ये सोचा कोई सोचा भी होगा सर तो ये कोई किया नहीं होगा। और ये एक नई चीज़ है कि आजमगढ़ में ये जो है ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। तो सर ये इसके सर फायदे तो बहुत हैं कि सर बेसिकली हम लोग जानते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं तो याद करते हैं तो सर उतना नोटिस नहीं होता है, लेकिन फिर यहाँ पे डिस्कशन होता है, कुछ हमें याद हैं, कुछ पार्टनर हैं, कुछ जो सहपाठी साथ के हैं। तो सर इनके साथ जैसा कि सर ने पूछा है डिस्कशन, तो डिस्कशन से सर क्या फ़ायदा है। सर डिस्कशन से ये फ़ायदा ये होता है कि सर अगर हम लोग डिस्कशन जिस दिन रहता है सर उस दिन तो एक दिन पहले तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं सर ना तो ऐसे बेसिकली पढ़ते हैं तो चलो एक बार पढ़ते हैं, रीड लगाया तो याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, अगर डिस्कशन है तो सर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होता है कि हाँ चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है और कौन सा क्वेश्चन सर पूछ दें तो अगर याद ना हो तो फिर वो भी बताना रहता है। और सर इसके फ़ायदे जो हैं कि ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं हमें, कुछ क्वेश्चन जो सहपाठी उनको आते हैं, तो सर क्वेश्चन सुनते सुनते रिपीट करते सर वो क्वेश्चन हमें भी आ जाते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहे हैं उनको आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमें भी आ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन है जो इनको ना आए, अगर कोई क्वेश्चन उत्तर ये बताएं तो वो उनको भी आ जाते हैं। तो सर ये एक आपस में जो मिल के डिस्कशन होता है सर, इससे बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और इससे सर काफ़ी पढ़ाई पे सर तो बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता है और एक सर बना रहता है कि नहीं एक्सप्लेन करना है तो चीज़ें समझ में आए तो ही बता पाएंगे। बहुत बढ़िया। दीपक जी आप बताइए इसके फायदे नुकसान भी बताइए। आप लोग ऐसा नहीं है कि बड़ा ही बताना है, कुछ नुकसान भी बताइए। और नुकसान मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन वो नुकसान नहीं होता है, वो फायदा ही एक तरह से है। ठीक है, आप लोग पहले फायदे के बारे में बताइए। चलिए लीजिए पूजा जी आप बताइए। थैंक यू सर। जैसा कि आप अभी आकाश जी ने बताया कि डिस्कशन का क्या प्रभाव पड़ता है, वैसे लड़कियों के लिए बताएं तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल है जिससे कि हम अपनी बात को बड़े ही बेझिझक ढंग से कहीं भी किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। इस डिस्कशन का तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं बताऊंगी। और दूसरी चीज़ें ये है कि जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमको चीज़ें याद नहीं होती है। अगर वो चीज़ें अगर हमको किसी को बतानी हो तो समझ लेते हैं, और जब समझ के बताते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, भूलती नहीं है। डिस्कशन से तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एंड और भी है, बस मैं तो इतने ही फ़ायदे बताऊंगी। फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बोलने के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, चलिए जैसा प्रगति जी आप बताइए कुछ उसके बारे में कि क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है। जो भी नुकसान तो मुझे नहीं लगता होता है, फायदे ही बता दीजिए आप। तो थैंक यू सर। नुकसान तो मुझे कुछ इससे नहीं लग रहा है, जैसा आप कह रहे हैं डिस्कशन से हम जो है कोई चीज़ हमारी तैयार है उसको हम बोल नहीं पाते किसी के सामने, ये चीज़ दिक्कत होती है। डिस्कशन से ये हमारा अच्छा होता है, हम अपनी जो चीज़ें हम पढ़े हैं वो किसी तीसरे को पहुंचा रहे हैं, क्या पता उसे ना पता हो, उसे हमारे ज़रिए पता चल रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। पहली चीज़ हम बोलना सीख ले रहे हैं, हम जैसे हमें किसी प्रश्न का उत्तर आ रहा है लेकिन हम फिर भी नहीं बोल पाते, तो वो अगर दूर हो रहा है तो वो डिस्कशन से हो रहा है, हम डिस्कशन से उस चीज़ को सुधार सकते हैं। ठीक है, और नुकसान तो मुझे इसका कुछ नहीं लग रहा है, स्टडी ही हो रही है हर जगह से हर जगह से।
बताइए आप राकेश जी इसके बारे में कुछ बताएंगे। राकेश जी बताइए। सर मैम ने सबको बता दिया तो उसमें क्या मैं ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन इस ग्रुप डिस्कशन से फ़ायदा ये है कि जो मेरे मतलब जो हमारा झिझक रहता है वो दूर हो जाता है। सबसे बुरा यही मतलब जैसा दिक्कत। कि मुझे लग रहा है हल्का फुल्का झिझक है आपके अंदर, यस सर, पहला दिन है यस तो सर। कोई बात नहीं। अब लेकिन लग रहा है कि दूसरा दिन जब रहेगा तो लगेगा कि अंदर से पूरा एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी अंदर से दिलाता है कि चार समाज में आप फेस कर सकते हो। आप सभी लोग बताइए उसके बारे में। दीपक जी आप बताइए। सर ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि हम अपने नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं तो हेजिटेशन होती है, तो ऐसे डे बाय डे वो हेजिटेशन कम होती है और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। हम कुछ बातें बोलते हैं और कुछ सुनते हैं तो उससे ज्ञान आदान प्रदान करने से बढ़ता है। इसके सारे और सारे भी, जैसे हमने कोई इंटरव्यू फेस करना है तो उससे हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। यहाँ यहाँ हम जैसे घबरा रहे हैं तो वहाँ हमको घबराहट नहीं होगी। बहुत सारे। रिया जी आप थोड़ा कुछ बताइए, आप उसके बारे में। रिया जी बताइए। जैसा कि सभी हमारे सभी दोस्तों लोगों ने बताया कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब, सबके कहने का मतलब और मीन्स वही है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब सब मतलब किसी के अंदर से डर खत्म हो जाना और फिर पढ़ाई में आगे बढ़ना और प्रैक्टिस करना, अध्ययन, सभी लोगों के कहने का मतलब यही है। जैसा कि सर ने कहा कि इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पढ़ाई के बारे में अगर कुछ भी किया जाए तो वो नुकसान नहीं हो सकता है। ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे पहला मौका मिला। मुझे डर नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा हिचकिचाहट सी है क्योंकि मैं पहली बार ऐसा लोगों के सामने बैठी हूँ। जैसे आपके दोस्त बोल रहे हैं कि आपको अगर हिचकिचाहट है तो विक्स की गोली लीजिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्यों इसकी ज़रूरत है। जैसा कि हमें ये पता है, हाँ देखो, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी में अगर आप बात करेंगे कि जैसे मैं लड़कियों की अगर बात की करूँ तो लड़कियां जैसे भविष्य में अगर आपके पास कोई बच्चा हुआ, बच्चा या बच्ची है, तो गार्जियन मीटिंग होती है। गार्जियन मीटिंग में अगर आप जाएंगे तो चार लोगों के सामने बोलना रहेगा, ऐसे क्या करना है, वो क्या करना है, तो वहां पे ग्रुप डिस्कशन आपको काम देगा। भविष्य में हर जगह ग्रुप डिस्कशन आपका काम देगा। बोलने का तरीका अगर आपको है तो आप किसी के भी दिल में जगह बना सकते हो। अगर आप नहीं बोल सकते तो ये बात समझ लेना कि आजकल जो समाज चला है ना, कि बोलने से, दिखाने से ही सामने को दिखता है कि आप उससे प्यार करते हो। एक बार चुप रह के देखो, प्यार का मतलब नहीं निकलेगा। बोलना पड़ता है, जाहिर करना पड़ता है, अपने दिल की आवाज़ सामने वाले दिल तक पहुंचानी पड़ती है। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, कहीं न कहीं से आपको बोलना पड़ेगा। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन आपके पढ़ाई के साथ साथ भविष्य, आपके पूरे लाइफ में ज़रूरत है। जहां भी आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी वहां आपको ये ग्रुप डिस्कशन काम देगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली कड़ी में जितने भी टीचर आपसे जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे, जो जीएस के पार्ट होते हैं, हिंदी के पार्ट होते हैं, इंग्लिश के पार्ट होते हैं। मैं मैथ और रीजनिंग तो नहीं ला सकता हूं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लाने का मतलब वो ग्रुप डिस्कशन नहीं हो जाएगा, वो पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में मैथ और रीजनिंग नहीं किया जाएगा। और जितने सब्जेक्ट हैं जो थ्योरेटिकल हैं वो आपको बराबर मिलते रहेंगे इसी तरीके से। चलिए सभी लोग का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग भी बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है।